Hello students, today we are solving numericals on vibration of string and concept of resonance. First of all we will revise all the formulae जो till now हमने हमारे lecture में पढ़े हैं which are related to vibration of string and resonance. I will start with modes of vibration of string. We are revising formulae of modes of vibration of string. First mode of vibration of string, which is also called as fundamental mode. Consider a rigid support here, another rigid support. एक स्ट्रिंग को हमने टाइटली क्लैम्प करके रखा हुआ है इन दो सपोर्ट्स के बीच. स्टूडेंट्स, फिक्स्ड एंड पे नोड फॉर्मेशन होता है, फिक्स्ड एंड पे देयर इज फॉर्मेशन ऑफ नोड, फिक्स्ड एंड पे नोड फॉर श्योर. हम क्या करेंगे, एग्जैक्टली सेंटर में हम प्लग करेंगे, सो दिस पार्टिकल विल बिकम एन एंटी नोड. नोड एग्जैक्टली सेंटर में एंटी नोड, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ वन लूप. So diagram will appear like this. This is called as fundamental mode of vibration, or you call it as first mode of vibration. Then we can have second mode of vibration, rigid support, another rigid support. स्ट्रिंग हमने टाई करके रखा हुआ है, फिक्स्ड एंड पे नोड का फॉर्मेशन होगा, फिक्स्ड एंड पे नोड का फॉर्मेशन होगा, ये बात तो श्योर है. रिसेंटली वी गॉट वन लूप, दिस टाइम वी नीड वन लूप एक्स्ट्रा. लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 30 सेंटीमीटर. एग्जैक्टली सेंटर में यानी 15 सेंटीमीटर पे आप इसे होल्ड कर लीजिए. सो यहाँ पे नोड का फॉर्मेशन हो जाएगा, नोड का फॉर्मेशन. ऑलरेडी यहां भी नोड है, वहां भी नोड है, एग्जैक्टली सेंटर में भी नोड है. देन व्हाट यू डू, इन दो नोड के एग्जैक्टली सेंटर में आप प्लग करिए. सो यहाँ पे पार्टिकल के पास मैक्सिमम एनर्जी आ जाएगा, तो यहाँ आपको एंटी नोड मिलेगा. सो यू गेट एंटी नोड हियर, देन यू गेट एंटी नोड हियर. लूप नंबर 1, लूप नंबर 2, लूप नंबर 1, लूप नंबर 2. टोटल वी गेट 2 लूप्स इन दिस केस, राइट. लास्ट टाइम सिर्फ एक ही लूप मिला था, इस बार आपको टोटल 2 लूप्स मिल गए. दिस इज सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग. नाउ वी कैन हैव थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग. रिजिड सपोर्ट, रिजिड सपोर्ट. ओके, स्ट्रिंग टाइटली हमने क्लैम्प करके रखा हुआ है. फिक्स्ड एंड पे देयर इज फॉर्मेशन ऑफ नोड, फिक्स्ड एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ नोड. अब मुझे एक लूप एक्स्ट्रा चाहिए एज कंपेयर टू व्हाट आई गॉट लास्ट टाइम. लास्ट टाइम वी गॉट टोटल 2 लूप्स, राइट. इस बार मुझे 3 लूप चाहिए स्टूडेंट्स. सो हम क्या करेंगे, विल टेक दैट सेम रेफरेंस 30 सेंटीमीटर. टोटल वायर का लेंथ इज 30 सेंटीमीटर, दिस इज व्हाट वी आर अज्यूमिंग. सो व्हाट वी डू, 10 सेंटीमीटर पे हम होल्ड करेंगे, होल्ड. सो दैट पार्टिकल विल ऑल्सो बिकम मोशनलेस, मतलब नोड. उसके आगे 10 सेंटीमीटर पे हम होल्ड करेंगे तो वो पार्टिकल भी नोड बन जाएगा. नोड 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 नोड. अब इन दो नोड्स के एग्जैक्टली सेंटर में हम प्लग करेंगे, राइट. सो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ वन लूप, वन मोर हियर एंड वन मोर हियर. ओवरऑल वी गॉट फॉर्मेशन ऑफ 3 लूप्स. हम कह सकते हैं यहाँ पे एंटी नोड, एंटी नोड, यहाँ भी एंटी नोड. 1 2 3 4 ये 4 बेटा नोड है. सो फॉर्मेशन ऑफ 1 लूप, 2 लूप, 3 लूप, राइट. सो इसे हम कहेंगे फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, दिस इज थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन. यहाँ पे जो हमें फ्रीक्वेंसी मिलता है वो होता है स्टूडेंट्स n इज इक्वल्स टू 1/2L स्क्वायर रूट ऑफ T बाय m. T is tension on the string, small m is linear density, linear mass density, which is also called as mass per unit length. L is definitely length of the string and n is frequency of vibration of string.
ये जो सेकेंड टाइम हमें फ्रीक्वेंसी मिलता है इसे n1 से डिनोट किया जाता है। ये होता है स्टूडेंट्स 2 टाइम्स ऑफ 1/2L स्क्वायर रूट ऑफ t बाई m, राइट। एंड यहां जो हमें फ्रीक्वेंसी मिलता है उसे हम कहते हैं n2 विच इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ 1/2L स्क्वायर रूट ऑफ t बाई m। ये जो प्रूफ का लेक्चर है स्टूडेंट्स वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप प्लीज अगर आपको ये नॉलेज नहीं है ये कहां से आया फॉर्मूले का डेरिवेशन, तो प्लीज आप वो डिस्क्रिप्शन को देखें और वो लेक्चर पहले पढ़ ले। अभी तो हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, राइट। सो स्टूडेंट्स ये जो n है ये सबसे छोटा फ्रीक्वेंसी है, इसे हम कहते हैं fundamental frequency. We got fundamental frequency n is equals to 1/2L square root of t by m. This n1 is equals to 2 times of fundamental frequency. This frequency n2 is 3 times the frequency of first mode, that is n2 is the third multiple of fundamental frequency. एकदम step wise करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ n is equals to 1 into n. फॉर श्योर ये फ्रीक्वेंसी खुद का फर्स्ट मल्टीपल तो होगा ही। नाउ दिस n इज द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, सो आई कॉल इट एज फर्स्ट हार्मोनिक। दिस फ्रीक्वेंसी n1 इज द सेकेंड मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, आई कॉल इट एज सेकेंड हार्मोनिक। Frequency n2 is the third multiple of fundamental frequency, हम इसे कहते हैं थर्ड हार्मोनिक। सो फर्स्ट हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, एंड इसके आगे भी आपको हार्मोनिक मिल सकते हैं अगर आप नंबर ऑफ लूप्स को एक एक करके इंक्रीज करते रहे। इसलिए हम ऐसा कहते हैं इन केस ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। 1 2 3 4 5 6 सारे हार्मोनिक प्रेजेंट रहेंगे। ओवरटोन स्टार्ट कब से होता है? व्हेन फर्स्ट हार्मोनिक इज कंप्लीटेड। सो ये कोई ओवरटोन नहीं है, ओवरटोन यहां से स्टार्ट होगा। सो दिस विल बी ओवरटोन नंबर 1। सो स्टूडेंट्स ये हो गया फर्स्ट ओवरटोन एंड इसे हम डेफिनेटली कह सकते हैं सेकेंड ओवरटोन। एंड एक गोल्डन स्टेटमेंट दिया जाता है स्टूडेंट्स, all harmonics may or may not be present but all overtones are always present. तो ओवरटोन के बारे में हमें कभी भी स्ट्रेस नहीं लेना है। ओके, सो फ्रॉम ऑल दिस रिवीजन वी कैन कंक्लूड दैट इन केस ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग all harmonics are present, right? And what about overtones? All overtones are present as usual, because overtone तो हमेशा present होते ही स्टूडेंट्स, तो यहाँ होंगे तो कोई बड़ी बात नहीं, but this is quite important for us. All harmonics are present, okay? And students, इसीलिए हम एक रिलेशन कह सकते हैं that nth overtone corresponds to n plus 1th harmonic. ओवरटोन का जो भी नंबर होता है आप उसमें 1 को एड अप कर दीजिए, आपको हार्मोनिक का नंबर मिल जाएगा। यू कैन स्टार्ट विद दिस। ये कोई ओवरटोन नहीं है, सो आप इसे ओवरटोन 0 कह सकते हैं। 0th ओवरटोन हार्मोनिक 1, ओवरटोन 1 हार्मोनिक 2, एक ज्यादा करना है स्टूडेंट्स आपको, ओवरटोन 2 हार्मोनिक 3। सो nth ओवरटोन करस्पॉन्ड्स टू n plus 1th हार्मोनिक। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आज मैंने कहा हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, सो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, n इज इक्वल्स टू p डिवाइड बाय 2l स्क्वायर रूट ऑफ t बाय m। दिस n इज फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग। p डिनोट्स नंबर ऑफ लूप्स। कितने लूप है? 1, यहां 2, यहां 3। सो p का वैल्यू 1, यहां 2, यहां 3। p डिनोट्स नंबर ऑफ लूप्स। नाउ लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, हार्मोनिक का जो नंबर है वो लूप के नंबर से मैच करेगा। कितने लूप है? 1। कौन सा हार्मोनिक है? फर्स्ट। कितने लूप्स है? 2। कौन सा हार्मोनिक है ये? सेकेंड। कितने लूप्स है? 3। कौन सा हार्मोनिक है? थर्ड।
सो P को आप कह सकते हो नंबर ऑफ लूप, या फिर आप इसे हार्मोनिक का नंबर बोलोगे तो भी चलेगा. L is vibrating length of the string, T denotes tension and small m denotes linear density, linear mass density, जिसे हम कहते हैं mass of the string per unit length. थोड़ा इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स. मास को हम लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम विल बी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ ऑफ द वायर डिवाइड बाय एल एज इट इज. लेंथ को हम कैंसिल कर सकते हैं स्टूडेंट. सो स्मॉल एम कैन बी रिप्लेस बाय रो ए. Small m is linear density, यानी mass per unit length. It can be replaced by rho a. Rho stands for density of the string and A is area of cross section. Further, if it is required, we can replace area of cross section, right? Cylindrical wire होगा student, cylindrical string होगा ऐसा. So उसका area of cross section होगा area of circle. So हम उसे for sure लिख सकते हैं pi r square. स्मॉल m को हम लिख सकते हैं रो ए, एंड फर्दर अगर जरूरत पड़ा सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वी कैन यूज पाई आर स्क्वायर. इतना नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स. I think now you are confident about the formula of frequency of vibration of string small n is equals to P upon 2L square root of T by M. P denotes number of loops, which can be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. L length of the string. T denotes tension on the string. Small m is linear density. That is linear mass density, that is mass per unit length, जिसे हम डेफिनेटली रो ए से रिप्लेस कर सकते हैं. रो इज डेंसिटी एंड ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. अगर हम यूनिट की बात करें स्टूडेंट्स, तो जो कैपिटल एम है ये होता है मास ऑफ द वायर. इसका यूनिट होना चाहिए किलोग्राम, अगर मैं ऐसा यूनिट फॉलो कर रहा हूं तो. एंड स्मॉल एम यानी लीनियर डेंसिटी, राइट, ये होता है मास पर यूनिट लेंथ. सो इसका यूनिट होता है केजी पर मीटर. Many of the times स्टूडेंट्स जो है वो टेंशन में मिस्टेक कर लेते हैं. टेंशन अगर आप SI यूनिट फॉलो कर रहे हो सो यूनिट शुड बी डेफिनेटली न्यूटन. एंड मेनी ऑफ द टाइम्स न्यूमेरिकल्स में अगर टेंशन का यूनिट दिया हुआ है केजी, अगर आप रेशियो वाले सम सॉल्व नहीं कर रहे हो सो इट इज क्वाइट ऑब्वियस दैट आपको केजी को न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा इफ यू आर ओबेइंग SI यूनिट. सो स्टूडेंट्स केजी हमें दिया हुआ है, हमें उसे न्यूटन में कन्वर्ट करना है. वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. इन SI यूनिट होता है ये 9.8. सो किलोग्राम में कोई वैल्यू दिया हुआ है, मैं उसे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लूंगा, मुझे न्यूटन में वो मिल जाएगा. ओके. इन केस इफ इट इज रिक्वायर्ड दैट आपको CGS यूनिट फॉलो करना पड़ जाए सो आपको ग्राम को डाइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ग्राम को डाइन में कन्वर्ट करना मतलब स्टूडेंट्स एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का CGS वाला वैल्यू यूज करना, दैट विल बी 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, ये कन्वर्जन ठीक है. एंड स्टूडेंट्स एक बात आप ध्यान से नोट कर लीजिए, व्हेनेवर इट इज गिवन दैट वायर का खुद का मास, सो इट हैज टू बी कैपिटल एम. वायर का खुद का मास इज कैपिटल एम. एंड व्हेन यू आर क्रिएटिंग समथिंग एक्स्ट्रा, मतलब आप उसके ऊपर बाहर से कुछ वेट लगा रहे हो, दैट इज टेंशन. ओके, वायर का खुद का होगा तो मास, जो हमारे फॉर्मूला में हम कैपिटल एम यूज कर रहे हैं, एंड हमने बाहर से कोई वायर के ऊपर वेट हैंग कर लिया, सो दैट विल बिकम टेंशन ऑन द वायर. ओके, अब ये बातें हो रही थी अबाउट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, एंड हमने ये फॉर्मूला को अब तक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अज्यूम किया है स्टूडेंट्स. अभी रिसेंटली जो मैंने YouTube पे वीडियो लेक्चर अपलोड किया था उसमें मैंने सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट के ऊपर डिस्कशन किया था. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हम ये समझ लेते हैं दैट यूनिसन मीन्स सेम फ्रीक्वेंसी. Unison means same frequency. What about resonance?
इसका मतलब भी होता है सेम फ्रीक्वेंसी। एंड अगर एमसीक्यू में या न्यूमेरिकल में आपको दे दिया स्टूडेंट्स ऑक्टेव, इसका मतलब होता है डबल फ्रीक्वेंसी। सो मैं सिंपली लिख रहा हूं ट्वाइस फ्रीक्वेंसी, डबल फ्रीक्वेंसी ट्वाइस फ्रीक्वेंसी। यूनिसन सेम फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस सेम फ्रीक्वेंसी, ऑक्टेव यानी ट्वाइस। मैंने जो लेक्चर यूट्यूब पे रिसेंटली अपलोड किया था वो अबाउट रेजोनेंस था स्टूडेंट्स। सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेजोनेंस, जिसमें हम क्या करते हैं, हम ट्यूनिंग फॉर्क का जो फ्रीक्वेंसी होता है कैपिटल एन, उसे फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग के साथ मैच कराते हैं, तभी रेजोनेंस होता है। और इसका मतलब तो हम जानते हैं ये होगा, इन केस यू आर अज्यूमिंग ओनली वन लूप इज फॉर्म, वी गेट 1/2L square root of T by M. I am assuming formation of one loop, so fundamental frequency 1/2L under root of T by M. This is frequency of vibration of string and it will match with frequency of tuning fork. दोनों frequency same होगा, मतलब amplitude of vibration of string maximum होगा. This is the necessary criteria for phenomenon of resonance to occur. इतना नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। Laws of a vibrating string. Mainly we have three laws of a vibrating string. First is law of length. Second, law of tension. Third, law of linear density. So these are the total three laws of a vibrating string. As per law of length हम कहते हैं that n is inversely proportional to L. I think आपको नाम मैंने डिटेल में बताया है, राइट? फ्रीक्वेंसी ऑफ vibration of a string, frequency of vibration of string, and this is vibrating length. So frequency is inversely proportional to length in simple terms when tension and linear density are kept constant. जब दो नंबर आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कांस्टेंट होता है। That means हम कह सकते हैं N1 L1 is equals to N2 L2 will always remain a constant. This is your law of length. As per law of tension, frequency of vibration of a string is directly proportional to square root of tension when length and linear density are kept constant. यहां पे हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स, जब दो नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं तो उनका जो डिवीजन होता है वो कांस्टेंट होता है। n divided by square root of t will be a constant. If you take two different values, you get n1 upon square root of t1 is equals to n2 divided by square root of t2. Third, law of linear density. As per law of linear density, frequency of vibration of string is inversely proportional to square root of linear density when tension and length are kept constant. जब दो नंबर आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कांस्टेंट होता है। इफ यू टेक टू डिफरेंट वैल्यूज यू गेट n1 स्क्वायर रूट ऑफ m1 is equals to n2 square root of m2.
आई थिंक हमने अब तक जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े अबाउट वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस वो हमने सारे फॉर्मूले विद ड्यू रेस्पेक्ट रिवाइज कर लिए. नाउ न्यूमेरिकल सॉल्विंग विल बी क्वाइट इजी फॉर यू. Fourteenth question. Two wires of same material and same cross section are stretched on a sonometer, right? One wire is loaded with 1.5 kilogram and another with 6 kilogram. The vibrating length of first wire is 60 centimeter and its fundamental frequency of vibration is same as that of second wire. स्टूडेंट्स दोनों वायर का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेम दिया हुआ है. आगे कैलकुलेट वाइब्रेटिंग लेंथ of the other wire. This is a requirement. We have to find out vibrating length of other wire. एक बार पूरा रीड कर लेते हैं start to end. There are total 2 wires. Okay. दोनों का मटेरियल सेम है. स्टूडेंट सेम मटेरियल का मतलब हुआ सेम डेंसिटी. ρ1 is equals to ρ2 and same cross section, area of cross section same है, that means A1 is equals to A2 are stretched on a sonometer experiment है ये. One wire is loaded with 1.5 kg. This is T1 for you, 1.5 kg. Then another wire with 6 kg. Tension in second wire T2 is equals to 6 kilogram. आगे the vibrating length of first wire is 60 centimeter. Vibrating length L1 is equals to 60 centimeter. And then you know कि दोनों का जो fundamental frequency है वो भी same दिया हुआ है. For first wire fundamental frequency is N1 and for second wire fundamental frequency is N2. दोनों frequency same है. Okay. What else? Calculate vibrating length of the other wire. That is students हमें L2 find out करना है. तो ये हमारा डेटा हो गया. Requirement straight forward हमें दिया हुआ है. We have to find out vibrating length, that is L2. L2 is equals to question mark. So if we know formula of frequency of vibration of string, it will be N is equals to P upon 2L square root of
P by M. This is a general formula, students, where P denotes number of loops, right? But in case हमें सामने से बोला है, we are discussing about fundamental frequency, so there is formation of only one loop, so P को मैं 1 से replace कर सकता हूँ, okay? यहाँ students रो एंड ए की बातें हो रही है, so what I can do further, I can replace स्मॉल m बाय रो ए, ये काम हो सकता है। लेफ्ट हैंड साइड में हम m को एज इट इज रखेंगे। स्टूडेंट्स, इन बोथ द वायर्स हमें बोला गया है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम है, ओके। व्हाट अबाउट टेंशन, क्या टेंशन सेम है? नहीं। क्या लेंथ सेम है? नहीं। क्या रो दोनों वायर का सेम है? यस। क्या दोनों वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है? यस। मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स दैट L is directly proportional to square root of T. हम इसे डायरेक्टली कर सकते हैं। Vibrating length is directly proportional to square root of tension. हमें कैलकुलेट करना है L2. So students, हम रेशियो फॉर्म कर सकते हैं L1 upon L2 is equals to square root of T1 upon T2. हमें फाइंड आउट क्या करना है स्टूडेंट्स? We have to find out L2. थोड़ा इसे हम रीअरेंज कर लेंगे पहले। We get L2 is equals to L1 into square root of T2 by T1, right? So we get L2 is equals to L1. L1 हमें वैल्यू दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर into square root of T2 by T1. T2 6 divided by T1 is 1.5. This will be square root of 4, which is 2. So हम इसे लिख सकते हैं 2 into 60, that is 120 सेंटीमीटर। L2 सेकेंड वायर का वाइब्रेटिंग लेंथ इज 120 सेंटीमीटर, हम जिसे 1.2 मीटर कह सकते हैं स्टूडेंट्स, राइट? सो वी गेट L2, ये हमें पूछा गया था, हमें मिल गया 1.2 मीटर। फिनिश करिए इसे। Question number 22. A sonometer wire is stretched by tension of 40 Newton. It vibrates in unison with a tuning fork of frequency 384 Hertz. Then how many beats gets produced in 2 seconds if tension in wire is decreased by 1.24 Newton. Okay. A sonometer wire is stretched by tension of 40 Newton. It vibrates in unison. Let me remind you students, unison का मतलब होता है resonance, मतलब same frequency. Okay. So sonometer wire है,
जिसके ऊपर टेंशन है 40 न्यूटन, it vibrates in unison with a tuning fork whose frequency is 384 hertz. That means tension number 1 T1 is equals to 40 Newton. What about frequency number 1? Frequency of string N1 is equals to 384 hertz. And what about frequency of tuning for capital N? Same na students, they are in unison, resonance, same frequency. Tuning fork का frequency and string के vibration का frequency दोनों same है, and it is 384 hertz. What else? How many beats gets produced in total 2 seconds? Okay, fine. If tension in wire is decreased by 1.24 Newton, tension number 2 T2, it will be 40 minus of जो वैल्यू आपको दिया हुआ है 1.24, that will be 38.76 Newton. Students, in these two cases there is change of frequency and there is change of tension, that's it. Length and linear density change नहीं हो रहा है, so I can directly go for law of tension, right? एंड ये हो गया हमारा डेटा. थोड़ा इसको स्टेप वाइज करना चाहेंगे हम. रिक्वायरमेंट स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ बीट्स, राइट? तो मैं लिखना चाहूंगा बीट्स क्वेश्चन मार्क, टाइम जरा ध्यान से देखिए, इन 2 सेकेंड्स. यूजुअली पर सेकेंड दिया होता है बट यहां थोड़ा अलग है, 2 सेकेंड्स. ध्यान से समझिए. सॉल्यूशन. ओके, एक बार पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, फिर आप शॉर्टकट से कर सकते हैं. And frequency of vibration of string is equals to 1 upon 2L square root of T by M. Sonometer experiment. Most of the time we are interested in formation of one loop. So N is 1 upon 2L square root of T by M. Over here I can go for application of law of tension. As per law of tension हम कह सकते हैं that frequency of vibration of string is directly proportional to square root of tension. That means N is directly proportional to square root of T. मतलब हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स N1 divided by N2 is equals to square root of T1 divided by T2. गिवन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है. N1 स्टूडेंट्स 384 हर्ट्ज, N2 हम नहीं जानते, is equals to square root of T1 by T2, that is square root of 40 divided by 38.76. Okay, simple algebra. Now when you solve na beta, you get N2 is equals to 378 hertz. So you got N2 is equals to 378 hertz. Now still जो ट्यूनिंग फॉर्क है ना बेटा, उसका फ्रीक्वेंसी तो वही है, वही मतलब लास्ट टाइम कितना फ्रीक्वेंसी था उसका 384. इनिशियली जब ट्यूनिंग फॉर्क एंड स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी सेम था, मतलब दे वर इन यूनिसन, हाउ मेनी बीट्स दे वर फॉर्मिंग? 0. क्योंकि जो डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी है वो 0 है, क्योंकि दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है. मतलब 384 माइनस 384 बीट फ्रीक्वेंसी होता है डिफरेंस ऑफ द टू फ्रीक्वेंसीज, राइट? यहां पे अगर आप यूनिसन के दौरान डिफरेंस फाइंड आउट करोगे, यू विल गेट 0. 384 माइनस 384 मतलब 0. सेकेंड केस, व्हेन यू आर चेंजिंग दैट टेंशन, राइट? फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो गया एंड दिस टाइम द न्यू फ्रीक्वेंसी इज 378 हर्ट्ज. किसका? स्ट्रिंग का. ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी तो स्टिल इट इज सेम, राइट, विच इज 384 हर्ट्ज. स्टूडेंट्स, अब इन दोनों में कितने बीट्स का फॉर्मेशन होगा? बीट फ्रीक्वेंसी होता है स्टूडेंट्स बेसिकली मॉड्यूलस ऑफ डिफरेंस ऑफ द टू फ्रीक्वेंसी. यहां हमारे पास दोनों वैल्यू है, मॉड्यूलस की जरूरत नहीं है. हम करेंगे बड़ा फ्रीक्वेंसी माइनस छोटा फ्रीक्वेंसी. 384 हर्ट्ज माइनस 378 हर्ट्ज, दैट हैज टू बी 6 हर्ट्ज. 6 हर्ट्ज. So students, हमें बीट फ्रीक्वेंसी मिल गया 6 हर्ट्ज. बट लेट मी टेल यू द टास्क इज नॉट येट ओवर.
हमें पूछ रहे हैं नंबर ऑफ बीट्स का फॉर्मेशन इन 2 सेकेंड, राइट? पर सेकेंड, हर एक सेकेंड में देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ 6 बीट्स. Every second there is formation of 6 beats. So in total 2 seconds, as per the requirement, there will be formation of 12 beats. तो हमारा आंसर is 12 beats. Important question है. (23rd question). A sonometer wire of length 0.5 meter is stretched by a weight of 5 kilogram. The fundamental frequency of vibration is 100 Hertz. Calculate linear density of wire. Okay, so ये आपका न्यूमेरिकल नंबर 23. So क्वेश्चन कह रहा है a sonometer wire of length, सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है, लेंथ ऑफ द वायर स्ट्रेट फॉरवर्ड कैपिटल L is equals to 0.5 meter length of wire. It is stretched by a weight of 5 kilogram. Now this 5 kilogram you are adding externally to the wire, so this has to be tension, right? And students, tension का unit should be Newton. So हम इसे लिख सकते हैं 5 multiplied by 9.8 kg will become Newton. Total we get 49 Newton. Okay. The fundamental frequency of vibration, fundamental frequency, formation of only one loop, that fundamental frequency n given to you, which is 100 Hertz. You have to calculate, you have to find out linear density of wire. That is small m is equals to question mark. So ये आपका डेटा, रिक्वायरमेंट इज स्मॉल एम, लीनियर डेंसिटी पूछा जा रहा है आपसे. ओके, सो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एन का फॉर्मूला हो सकता है स्टूडेंट्स, एन इज इक्वल्स टू 1/2L square root of t by m. You need small m which is inside square root right now, so it is better you take square of both sides first of all. N square is equals to 1/4L square into t by m. Okay, you need small m, take small m that side, you get small m is equals to t divided by 4L square n square. Okay, yes, ठीक है. So small m हो जाएगा students tension. How much is that? 49 Newton. The whole upon 4 into L का आपको स्क्वायर करना है, 0.5 का स्क्वायर करना है, that will be 25 into 10 raised to minus 2. Okay. Into frequency का स्क्वायर 10 raised to 2 है ये, उसका स्क्वायर हम करेंगे, we get 10 raised to 4. So now 4 into 25, this is 100, यानी 10 raised to 2 और ये 10 raised to minus 2 cancel. You will get students small m is equals to 49 into 10 raised to minus 4, right? So that will become 4.9 into 10 raised to minus 3. This is small m,
linear density unit will be kg per meter. Twenty-fourth question. The string of a guitar is 80 centimeter long and has a fundamental frequency of 112 Hertz. If a guitarist wishes to produce a frequency of 160 Hertz, where should the person press the string? Okay, so it looks to be a simple question. हमें आई थिंक दो फ्रीक्वेंसी दिए हुए हैं 112 हर्ट्ज and 160 hertz. First length is 80 centimeter. Second length I think हमें find out करना है where should the person press. Okay, so दो frequency दिए students, N1 is 112 hertz, N2 is 160 hertz. Okay, L1 को हम consider कर रहे हैं 80 centimeter. We have to find out L2 is how much? Yes, easy है फिर तो. हमें directly use करना है students यहाँ पे law of length. Okay, आप थोड़ा step wise कर सकते हो. पहले आप frequency का formula लिख दो. N is equals to 1/2L under root of T by M. Then आप लिखो. Okay, मैं इसमें directly यहीं से कर रहा हूँ. Law of length आप जानते भी हो. N will be inversely proportional to L because बाकी सब तो इसमें constant रखा गया है. That means NL is equals to constant. That means N1 L1 is equals to N2 L2. हमें L2 find out करना है. L2 का formula will be N1 L1 the whole upon N2. Values देखेंगे students. L2 is equals to N1 is 112 into L1 is 80 centimeter divided by N2 160 hertz. Okay, this will go 2 times. 80 का double है 112 divided by 2. This will give you 56. So L2 is 56 centimeter. Second length L2. Okay, finish it off. Example 6.9. A sonometer wire of length 50 centimeter is stretched by keeping weights equivalent of 3.5 kilogram. The fundamental frequency of
vibration is 125 hertz. आगे determine the linear density of the wire. Linear density find out करना है. Okay. So, as per the question, a sonometer wire of length 50 centimeter. First data, length of wire L is equals to 50 centimeter, that is 50 into 10 raised to minus 2 meter, which will be 5 into 10 raised to minus 1 meter. आगे weights आपने externally put किया है, so this has to be tension 3.5 kg. kg चलेगा नहीं चलेगा? नहीं चलेगा. It should be in terms of Newton. So हम इसे लिखेंगे 3.5 into 9.8. अब ये न्यूटन है. This will become 34.3 न्यूटन. Okay. आगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमें n दिया हुआ है स्टूडेंट्स. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 125 हर्ट्ज. We have to determine linear density of wire बेटा. Small m find out करना है हमें. Requirement is linear density small m question mark. Formula for fundamental frequency of vibration of string is equals to n 1 upon 2l under root of t by m. We need small m, right? So फिलहाल हम स्क्वायर कर लेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा. So taking square of both sides we get n square is equals to 1 upon 4l square into t divided by small m. Okay, इसे हम rearrange कर लेते हैं. So we get small m is equals to t divided by 4 n square l square. आपके पास values है सारे students. You have t 34.3 Newton. You have frequency n 125. You have l length also. आप square कर लीजिए, substitute कर लीजिए students और मुझे आंसर बताइए small m का. It should be 2.195 into 10 raised to minus 3 kg per meter. Small m linear density 2.195 into 10 raised to minus 3 kg per meter. Okay. Have it. Example 6.10. Two wires of the same material and same cross section are stretched on a sonometer आगे length of one wire is 60 centimeter and that of other is 30 centimeter and an unknown load is
applied to the first wire and second wire is loaded with 1.5 kg if both the wires vibrate with the same fundamental frequencies. Calculate the unknown load. Okay. Example 6.10. We are given two wires of same material, मतलब दोनों का डेंसिटी सेम. यहीं से स्टार्ट कर देते हैं हम डेटा. डेंसिटी सेम, ρ1 equal to ρ2 and same क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है, A1 equals to A2. आगे stretched on a sonometer. Okay, length of one wire is 60 centimeter. L1 दिया है स्टूडेंट्स, L1 is equals to 60 centimeter and that of other is 30 centimeter. L2 is 30 centimeter and unknown load is applied. Unknown load is applied to the first wire. So for first wire there will be some tension. Let's say that tension is T1. T1 is question mark, हम नहीं जानते. Unknown load, right? And second wire is loaded. Second wire student. So tension T2 आपको दिया हुआ है, which is 1.5 kilogram. What else? If both the wires vibrate with the same fundamental frequency, दोनों का fundamental frequency भी same है, मतलब for first wire fundamental frequency is N1 and for second wire fundamental frequency is N2, दोनों same है. Okay, so we start with the formula. This is your requirement, students. Requirement T1 question mark. So we start like this. Yes, we start with formula of fundamental frequency of vibration of string. N is equals to 1 upon 2L under root of T by M. Okay, हम देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स इस केस में फ्रीक्वेंसी तो दोनों वायर का सेम है. व्हाट अबाउट रो? अच्छा, इसको और एक स्टेप सॉल्व कर दूं मैं. N is equals to 1 upon 2L under root of T divided by small m. स्टूडेंट्स स्मॉल m लीनियर डेंसिटी को हम लिखते हैं रो ए, राइट? ओके, अब ये परफेक्ट है समझने के लिए. फ्रीक्वेंसी N, दोनों वायर का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेम है. व्हाट अबाउट डेंसिटी? दोनों वायर का सेम है. व्हाट अबाउट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? दोनों वायर का सेम है. So from this formula we can observe that L is directly proportional to square root of T. हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स? T1. So टेंशन फिलहाल स्क्वायर रूट के अंदर है. इट इज बेटर हम पहले ही स्क्वायर कर ले. L square will be directly proportional to T. Okay, so we get L1 upon L2 the whole square is equals to T1 upon T2, right? We need value of T1. We can say T1 equals to T2 the whole into L1 upon L2 the whole square. T1 हमें find out करना है. T1 will be T2 the whole into L1 by L2 the whole square. So students, we get T1 equals to T2. T2 is 1.5 kilogram. L1 by L2 the whole square. L1 is 60, L2 is 30. 60 by 30 we get 2.
2 का स्क्वायर स्टूडेंट्स 4, 4 into 1.5 will give you 6. टेंशन ऑन फर्स्ट वायर, जो अननोन लोड था वो हमने फाइंड आउट कर लिया. जस्ट लुक फॉर यूनिट प्रॉपरली स्टूडेंट्स. हमने जो T2 का वैल्यू यूज किया है वो केजी में दिया था, राइट. सो हमें जो वैल्यू मिला दैट इज T1 इक्वल्स टू 6, वो भी केजी में ही रहेगा. ये बात हम समझ ले, न्यूटन नहीं होगा. हाँ, इन केस यू नीड कि आप इसे न्यूटन में कन्वर्ट कर लो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. आप इसे लिख सकते हो 6 into 9.8 न्यूटन. बट आई थिंक यहां तक चलेगा स्टूडेंट्स. T1 इक्वल्स टू 6 kg. इफ यू नीड आप उसको न्यूटन में कन्वर्ट कर सकते हो. फिनिश करो इसे. एग्जाम्पल 6.11. A wire has linear density 4 into 10 raised to minus 3 kg per meter. It is stretched between two rigid supports with a tension of 360 Newton. आगे, the wire resonates at a frequency of 420 hertz and 490 hertz in two successive modes. Quite important this is. आगे, find the length of wire. Length of wire is question mark students. Find the length of wire. Okay. Example 6.11. A wire has linear density, small m दिया हुआ है हमें, linear density small m, 4 into 10 raised to minus 3 kg per meter. Okay, data. First value small m का दिया हुआ है हमें, linear density. आगे, it is stretched between two rigid supports, okay, with a tension of 360 Newton. Tension T दिया हुआ है हमें 360 Newton. आगे, the wire resonates यानी same frequency, right? The wire resonates at a frequency of 420 hertz and 490 hertz in two successive modes. Now this statement is very important students. हमें ये assume करना है कि first frequency जो 420 है, 420 hertz, it is n. And जो immediate next frequency है, immediate next, because ये दोनों successive mode की बात हो रही है. In case ये first mode है नहीं, in case ये first mode है तो ये second होगा. In case this is third mode तो ये fourth होगा. In case this is ninth mode तो ये 10th होगा. मतलब दोनों पास वाले मोड है स्टूडेंट्स, राइट. सो सेकेंड वाला जो फ्रीक्वेंसी एन डैश, उसके तुरंत बाद वाला हम कह सकते हैं, इट इज गिवन एज 490 hertz. Okay, we have to determine length of wire. Requirement students, length of wire जो दोनों केसेस में हमने सेम रखा है, L is equals to question mark. Students, in first case I am assuming that there is formation of P loops. सो सेकेंड केस में कांटाई से वो तुरंत उसके बाद वाला फ्रीक्वेंसी है, सो उसमें एक लूप एक्स्ट्रा आएगा.
मतलब इन सेकेंड मोड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ p+1 लूप्स। मैं आपको लिख के दिखाता हूं। फॉर फर्स्ट फ्रीक्वेंसी विच इज n फॉर अस, जो आपको 420 हर्ट्ज दिया हुआ है, इट इज इक्वल्स टू p डिवाइड बाई 2l स्क्वायर रूट ऑफ t बाई स्मॉल m। स्टूडेंट्स देखिए, टेंशन दोनों केस में सेम है, लीनियर डेंसिटी दोनों केस में सेम है, लेंथ के बारे में हम सोच रहे हैं, वो जो भी दोनों केस में सेम है, फ्रीक्वेंसी n दोनों आपको अलग दिया हुआ है, राइट। सो फॉर सेकेंड, मतलब इसके बाद वाला जो फ्रीक्वेंसी है जिसे हम n डैश कह रहे हैं, इट विल बी p+1 अपॉन 2l स्क्वायर रूट ऑफ t बाई m। लेट मी सी, फ्रीक्वेंसी अलग है, यस, परफेक्ट। सो स्टूडेंट्स लेट मी रिपीट दैट स्टेटमेंट। इसी बात पे इसको इक्वेशन 1 भी ले लेते हैं स्टूडेंट्स। दिस इज नेक्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2। ओके, so in both the equations there is difference of frequency. First frequency is n, उसके बाद वाला frequency is n dash. That is the reason अगर इसमें p number of loops होगा तो उसमें इसके बाद वाले में एक ज्यादा, that is p+1। ऐसा नहीं कि ये p होगा तो वो p+1, आप ऐसा भी ले सकते थे, this is p-1, तो उसमें एक ज्यादा, इसमें p-1 अगर आप लेते तो एक ज्यादा, तो वहां पे आपको p लेना पड़ता, that is your wish। I am considering that way, इसमें p है बेटा, तो उसमें एक लूप ज्यादा होगा, that is p+1 डिवाइड बाई 2l as it is square root of t by m as it is, because लेंथ दोनों केस में वायर का हमने सेम रखा हुआ है, टेंशन भी सेम है, लीनियर डेंसिटी भी सेम है। सो सिर्फ क्या चेंज हो रहा है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ लूप्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो रहा है, ये ठीक है। अब सबसे पहले हम एक टास्क परफॉर्म करेंगे, we will calculate the unknown p। हम नंबर ऑफ लूप पहले फाइंड आउट कर लेंगे p, तो फिर अगर p+1 की जरूरत पड़ी तो वो भी हम इजीली कर लेंगे, ठीक है। सो एक काम किया जा सकता है स्टूडेंट्स, वी कैन डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 2। ओके, आप इसका रिवर्स भी कर सकते हो, लेकिन हाँ डिवाइड तो करना पड़ेगा, सो दैट कॉमन टर्म्स जो है वो कैंसिल हो जाए। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, यू गेट n upon n dash. First frequency n, second frequency is n dash. This will be equals to p divided by p+1। Rest all terms दोनों में same है, वो cancel out हो जाएंगे, l cancel, 2 cancel, t by m also cancel. So what is the value of n? It is 420 hertz n dash, 490. Okay, you will get p divided by p+1. Looks easy. This will be 7 into 6, 7 into 7. Okay बच्चा, so ये हो जाएगा 6/7, 0 cancel, right students? 7 into 6 42, 7 into 7 is 49, you get 6/7. So p divided by p+1 is 6/7. Straightforward calculation, p has to be 6. So in this mode of vibration of string there is formation of 6 loops. सो डेफिनेटली इसमें अगर किसी ने पूछा तो आपको पता होना चाहिए देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 7 लूप्स। ओके, बट हमारा एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है स्टूडेंट्स? एक्चुअल रिक्वायरमेंट इज वी हैव टू फाइंड आउट लेंथ। सो नाउ वी कैन डू वन थिंग, हम ये जो p का वैल्यू हमें 6 मिला है, लेट्स से यू टेक दिस एज इक्वेशन 3 मे बी इफ यू वांट, आप ये p का वैल्यू 6 डाल दीजिए जो इक्वेशन 3 है, एंड रेस्ट ऑल वैल्यूज जो आपको डेटा में दिए हुए हैं, राइट। सो वी गेट n is equals to p upon 2l square root of t by m. So we can rearrange this formula, equation 1 itself. We get formula for L is equals to p upon 2n under root of t by m. L is equals to p by 2n under root of t by m. Okay. So we get vibrating length L is equals to p. What is the value of p, students? 6 divided by 2 times of n. n का वैल्यू आप क्या सब्स्टिट्यूट करने वाले हो? 420 हर्ट्ज। ओके, आगे स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन डिवाइड बाय लीनियर डेंसिटी, t is students 360 न्यूटन डिवाइड बाय स्मॉल m which is 4 into 10 raised to -3 kg per meter. Okay, perfect. So we can cancel out this. 6 into 7 will give you 4280. We get 1 upon 140, right?
into square root of, we get 90, 10 raised to minus 3 ऊपर, we get 10 raised to plus 3. So this will be students 1 upon 140. Okay, square root of, you get 9 into 10 raised to 4 कर दीजिए, you get 1 upon 140 into root of 9 is 3. Okay, and 10 raised to 4 का square root will be 10 raised to 2. दो zeros आप यहाँ put कर लीजिए, zero cancel कर दीजिए students, you will get 30 divided by 14, or you say it as 15 divided by 7. You will get 2 point some meter, right? इतना आप solve कर लीजिए students. You get 2 point, इतना तो कर लेंगे ना? Or should I do? Okay, space है क्या मेरे पास? यहाँ कर लेते हैं. 15 divided by 7 बेटा. 7 2 जा 14, 1, ठीक है ना? 7 1 जा 7, 3 30, 7 4 जा 28, ठीक है. You will get 2.14 बेटा, ठीक है ना? उसके आगे आपको क्या मिलेगा? You will get 2.14. Okay, so you get 2.14 meter. Sufficient है ये. So you get length L is equals to 2.14 meter. Finish करिए इसे.